नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों ये है पार्ट 5 एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर इंटरव्यू के लिए। अगर आपने अब तक बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए। इस वीडियो में मैं एडवांस बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लूँगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिए थे, वो भी आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने टोटल 10 टॉपिक लिए हैं। इन टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे इंटरव्यू में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये प्रीवियस ईयर इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो आपसे पिछले एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैंने कुछ प्लेलिस्ट सजेस्ट की हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर इंटरव्यू के लिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एज अ बैंकिंग प्रोफेशनल जॉइनिंग एसबीआई हाउ वुड यू एक्सप्लेन बेसल 3 एंड इट्स 3 पिलर टू अस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर बेसल 3 एक ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव बैंक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट बनाना था ताकि फ्यूचर में फाइनेंशियल शॉक को बैंक्स बेटर हैंडल कर सके। इंडिया में इसको आरबीआई ने 1 अप्रैल 2013 से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया था। सर बेसल 3 मेनली 3 पिलर पर बेस्ड है। पहला है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है कि बैंक्स को अपने पास मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना होता है ताकि अनएक्सपेक्टेड लॉस को एब्जॉर्ब किया जा सके। इंडिया में बैंक्स को मिनिमम 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना होता है और कैपिटल कंजर्वेशन बफर इंक्लूड करने के बाद इफेक्टिव मिनिमम रिक्वायरमेंट 11.5% हो जाती है। सेकंड है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। इसमें बैंक हर साल इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। इस प्रोसेस में बैंक अलग अलग रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं और उनको मैनेज करने की प्लानिंग करते हैं। उसके बाद रेगुलेटर्स उस प्रोसेस को रिव्यू करते हैं। थर्ड है मार्केट डिसिप्लिन। इसका पर्पस ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना होता है। इसमें बैंक्स को अपनी कैपिटल पोजीशन और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पब्लिक डिस्क्लोज करनी होती हैं ताकि स्टेक होल्डर के पास क्लियर इन्फॉर्मेशन हो। सर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि रिवाइज बेसल 3 नॉर्म्स 1 अप्रैल 2027 से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। और अगर एसबीआई की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में एसबीआई का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लगभग 14.25% रहा, जो प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट से काफ़ी ऊपर है। इसलिए सर बेसल 3 का ओवरऑल पर्पस बैंकिंग सिस्टम को सेफ, स्टेबल और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन टायर 1 एंड टायर 2 कैपिटल एंड व्हाट रोल डू दे प्ले इन मेंटेनिंग अ बैंक्स फाइनेंशियल हेल्थ। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर टायर 1 और टायर 2 कैपिटल दोनों ही बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं जो बेसल 3 फ्रेमवर्क के अंडर काम करते हैं और इंडिया में आरबीआई के थ्रू इम्प्लीमेंट किए गए हैं। सर सबसे पहले अगर टायर 1 कैपिटल की बात करें तो इसे गोइंग कंसर्न कैपिटल भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर बैंक को लॉसेस होते हैं तब भी बैंक अपने नॉर्मल ऑपरेशन कंटिन्यू कर सके। ये बैंक का कोर और परमानेंट कैपिटल होता है। इसमें पेड अप इक्विटी कैपिटल, स्टैच्यूटरी रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग जैसे कंपोनेंट आते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एसबीआई को देखें तो उसका इक्विटी कैपिटल और कई सालों से एक्यूमुलेट हुए रिजर्व उसके टायर 1 कैपिटल का पार्ट होते हैं। सर अब टायर 2 कैपिटल की बात करें तो इसे गॉन कंसर्न कैपिटल कहा जाता है। इसका रोल कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब बैंक फाइनेंशियल स्ट्रेस या फेलियर के क्लोज हो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव डिपॉजिटर को प्रोटेक्शन देना होता है। इसमें सब ऑर्डिनेट डेट और जनरल प्रोविजन जैसे कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एसबीआई टाइम टू टाइम टायर 2 बॉन्ड इशू करता है ताकि अपनी कैपिटल पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सके। सर सिंपल वर्ड में अगर डिफरेंस समझें तो टायर 1 बैंक का प्राइमरी सेफ्टी क्वेश्चन होता है जबकि टायर 2 एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और दोनों मिलकर बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करते हैं जिससे बैंक फाइनेंशियली स्ट्रांग, स्टेबल और ट्रस्टवर्दी बना रहता है। आरबीआई भी मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट रखता है ताकि बैंकिंग सिस्टम सिक्योर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड व्हाई डज द सेंट्रल बैंक कीप अ क्लोज वॉच ऑन इट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बेसल 3 फ्रेमवर्क के अंडर एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी टूल है। इसका मेन पर्पस ये इंश्योर करना होता है कि बैंक्स के पास सफिशिएंट हाई क्वालिटी लिक्विड असेट अवेलेबल हों। हाई क्वालिटी लिक्विड असेट का मतलब ऐसे असेट जो इमरजेंसी सिचुएशन में
इजीली कैश में कन्वर्ट किए जा सकें, जैसे कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और सेंट्रल बैंक रिजर्व। एलसीआर ये चेक करता है अगर किसी स्ट्रेस सिचुएशन में अगले 30 दिन के अंदर बैंक से लार्ज अमाउंट पैसा बाहर जाता है, तो बैंक के पास उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एनफ लिक्विडिटी अवेलेबल है या नहीं। सर, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए मिनिमम लिक्विडिटी कवरेज रेशियो रिक्वायरमेंट 100% रखी गई है। सेंट्रल बैंक एलसीआर को क्लोजली मॉनिटर करता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस के टाइम ये बैंक की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करता है। आज के डिजिटल एरा में कस्टमर इंस्टेंटली ऑनलाइन फंड ट्रांसफर या विड्रॉ कर सकते हैं। इस वजह से लिक्विडिटी रिस्क पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सर, अप्रैल 2025 में रिवाइज्ड आईएलसीआर गाइडलाइंस इशू की गई थी, जो 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव हुई हैं। इसमें डिजिटल डिपॉजिट रन ऑफ रेट में चेंजेस किए गए हैं और एक्सपेक्टेड है कि इन चेंजेस से बैंक्स का एग्रीगेट एलसीआर लगभग 6 परसेंटेज पॉइंट तक इम्प्रूव हो सकता है, जो ओवरऑल इंडियन बैंकिंग सिस्टम की रेजिलियंस को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ बैंकिंग प्रोफेशनल हाउ वुड यू डिफाइन शैडो बैंकिंग एंड व्हाट स्पेसिफिक रिस्क डज इट पोजेस टू इंडियाज फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, शैडो बैंकिंग का सिंपल मीनिंग है कि क्रेडिट इंटरमीडिएशन एक्टिविटीज फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के बाहर की एंटिटीज के थ्रू की जाती हैं। इसमें मेनली एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और चिट फंड जैसे इंस्टीट्यूशन आते हैं। सर, ये इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं, क्योंकि ये उन बोरोवर तक पहुंचते हैं जहां ट्रेडिशनल बैंकिंग कई बार डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट मिलता है। लेकिन सर, इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क भी जुड़े हुए होते हैं। पहला सर, सिस्टमैटिक और कंटिंजेंट रिस्क। बैंक्स काफ़ी अमाउंट में एनबीएफसीज को लेंडिंग करते हैं। अगर कोई बड़ा एनबीएफसी फेल हो जाए तो उसका इम्पैक्ट पूरे बैंकिंग सिस्टम पर आ सकता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है आईएल एंड एफएस क्राइसिस, जहां एक इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम ने पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में कंसर्न क्रिएट कर दिया था। सेकंड सर, लिक्विडिटी मिसमैच का रिस्क। कई बार ये इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म बेसिस पर फंड बोरो करते हैं, लेकिन लैंडिंग लॉन्ग टर्म के लिए कर देते हैं। अगर सडनली रीपेमेंट प्रेशर आ जाए तो लिक्विडिटी इशू क्रिएट हो सकता है। थर्ड सर, रेगुलेटरी आर्बिट्रेज। बैंकिंग एंटिटीज पर ट्रेडिशनल बैंक्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम रेस्ट्रिक्शन होते हैं। इस वजह से कई बार हायर रिस्क एक्टिविटीज भी अंडरटेक कर सकते हैं। सर, आरबीआई ने भी अपने दिसंबर 2025 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बैंक्स और एनबीएफसी के बीच बढ़ती इंटरकनेक्टेडनेस को एक पोटेंशियल रिस्क बताया था, क्योंकि इससे कंटेंजियन इफेक्ट और इंक्रीज हो सकता है। इसको मैनेज करने के लिए आरबीआई ने स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें एनबीएफसीज को 4 रेगुलेटरी लेयर्स में क्लासिफाई किया गया है, ताकि स्ट्रॉन्गर मॉनिटरिंग और बेटर सुपरविजन इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज एंड व्हाई इट मैटर्स सो मच फॉर अ बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे देना चाहिए। सर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक इम्पॉर्टेंट बैंकिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर होता है। सिंपल वर्ड में बोले तो बैंक लोन देकर जो इंटरेस्ट कमाते हैं और डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं, उन दोनों के डिफरेंस को टोटल अर्निंग असेट के परसेंटेज के फॉर्म में मेजर किया जाता है। ये डायरेक्टली बताता है कि बैंक अपना कोर लेंडिंग बिजनेस कितना एफिशिएंटली चला रहा है। अगर एनआईएम हायर है तो इसका मतलब बैंक अपने अवेलेबल फंड से अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है, और अगर एनआईएम कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है तो ये प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर का सिग्नल हो सकता है। सर, एनआईएम को अफेक्ट करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर भी होते हैं, जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, कासा रेशियो और नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी एनपीएस। जैसे अगर आरबीआई रेपो रेट रिड्यूस करता है तो कई बार लेंडिंग रेट डिपॉजिट रेट से ज़्यादा फास्ट स्पीड से नीचे आते हैं। इस सिचुएशन में बैंक के मार्जिन कंप्रेस हो सकते हैं और एनआईएम रिड्यूस हो सकता है। अगर हम एसबीआई का एग्जांपल देखें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में एसबीआई का डोमेस्टिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.22% था और होल बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.09% था एज पर ऑफिशियल रिजल्ट। इसके साथ एसबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 70,901 करोड़ का रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया, जो ये शो करता है कि चेंजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट के बावजूद बैंक ने अपना एनआईएम इफेक्टिवली मैनेज किया। इसलिए सर, एनआईएम को बैंक प्रॉफिटेबिलिटी का एक की इंडिकेटर माना जाता है, क्योंकि यह डायरेक्टली बैंक की अर्निंग एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ सर्कल बेस्ड ऑफिसर हाउ वुड यू एक्सप्लेन द रोल ऑफ एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इन हेल्पिंग एसबीआई मैनेज इट एनपीएस।
चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होता है जो बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी एनपीएस को डिस्काउंटेड प्राइस पर परचेज करता है। ये प्रोसेस सरफासी एक्ट 2002 के अंडर काम करता है और इसको आरबीआई रेगुलेट करता है। जब एआरसी बैंक से एनपीए असेट परचेज करते हैं तब बैंक को उसके बदले सिक्योरिटी रिसिप्ट मिलती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बैंक के बैलेंस शीट से बैड असेट कम हो जाते हैं और बैंक के पास फ्रेश लेंडिंग के लिए कैपिटल फ्री हो जाता है। अगर एसबीआई के कंटेस्ट में देखें तो ये मैकेनिज्म असेट क्वालिटी इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल है। एसबीआई एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 25 के अकॉर्डिंग ग्रॉस एनपीए रेशियो इंप्रूव होके 1.82% तक आ गया है, जो ईयर ऑन ईयर 42 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट दिखाता है। साथ ही साथ ही नेट एनपीए सिर्फ 0.47% है और टोटल ग्रॉस एनपीए भी मार्च 2025 तक रिड्यूस होकर 76,880 करोड़ हो गया है। इसके अलावा प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो 92.08% है, जो काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन को शो करता है। इसलिए सर मैं कहूँगा कि एआरसी बैंक के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो एसबीआई को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने और प्रोडक्टिव लैंडिंग पर फोकस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ बैंकिंग ऑफिसर हाउ वुड यू एक्सप्लेन क्रेडिट रेटिंग एंड द रोल ऑफ एजेंसीज लाइक सिरिल्स, आईसीआरए एंड केयर इन द लोन सैंक्शन प्रोसेस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है किसी बोरोवर की रीपेमेंट कैपेसिटी का इंडिपेंडेंट असेसमेंट, यानी बोरोवर फ्यूचर में अपना लोन और इंटरेस्ट टाइम पर रीपे कर पाएगा या नहीं, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को एवेलुएट किया जाता है। इंडिया में कुछ मेजर रेटिंग एजेंसी हैं जैसे सिरिल, आईसीआरए और केयर रेटिंग। सिरिल एस&पी ग्लोबल से बैक्ड है और आईसीआरए का अफिलिएशन मूडीज के साथ है। ये एजेंसीज बोरोवर्स और कंपनीज की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और रीपेमेंट एबिलिटी को असेस करती हैं। सर, लोन सैंक्शन प्रोसेस में इन रेटिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन रेटिंग्स के बेसिस पर बैंक बोरोवर के रिस्क लेवल को आइडेंटिफाई करता है और रिस्क वेट असाइन करता है। अगर बोरोवर की रेटिंग ट्रिपल ए जैसी हाई है तो इसका मतलब रिस्क कंपैरेटिवली कम माना जाता है। इससे बैंक को कम कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है और बैंक बोरोवर को बेटर लोन प्राइसिंग या कंपैरेटिवली बेटर टर्म्स भी दे सकता है। लेकिन अगर बोरोवर की रेटिंग लो या बोरोवर अनरेटेड है तो उस केस में रिस्क ज़्यादा माना जाता है। इससे बैंक पर कैपिटल रिक्वायरमेंट का बर्डन भी बढ़ जाता है। इसलिए सर, क्रेडिट रेटिंग बैंक्स को सेफर लैंडिंग डिसीजन लेने, रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करने और रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंप्लाइंट लेंडिंग करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ बैंकिंग प्रोफेशनल ज्वाइनिंग एसबीआई कैन यू एक्सप्लेन व्हाट एसएलआर इज एंड विच इंस्ट्रूमेंट क्वालिफाई एज एसएलआर सिक्योरिटीज। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे देना चाहिए। सर, एसएलआर को फुल फॉर्म है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये एक इम्पॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 के अंडर मैंडेटरी है। इसका सिंपल मतलब है कि हर शेड्यूल कमर्शियल बैंक को अपनी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज यानी एनडीटीएल का एक फिक्स परसेंटेज अप्रूव्ड लिक्विड असेट के फॉर्म में मेंटेन करना पड़ता है लेंडिंग करने से पहले। अभी करंट एसएलआर रेट 18% है और ये अप्रैल 2020 से सेम है। सर, आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ असेट एसएलआर के लिए एलिजिबल होते हैं। सबसे पहला है कैश, नेक्स्ट है गोल्ड जो करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, और तीसरा है एसएलआर सिक्योरिटीज। इसके अंदर डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं जो मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंडर इशू होती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टी बिल्स और स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी इंक्लूड होते हैं। सर, अप्रैल 2022 से आरबीआई के पास मेंटेन किए गए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसटीएफ बैलेंस को भी एलिजिबल एसएलआर असेट माना गया है। सर, ओवरऑल एसएलआर का पर्पस ये है कि बैंक की सॉल्वेंसी मेंटेन रहे, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिले और साथ ही गवर्नमेंट बोरोइंग को भी सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय आरबीआई। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश की जाने वाली एक बाई एनुअल रिपोर्ट है। मतलब ये साल में 2 बार पब्लिश होती है, 1 जून और 1 दिसंबर में। इस रिपोर्ट का मेन पर्पस पूरे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की हेल्थ, स्ट्रेंथन और रिस्क पोजीशन को एवेलुएट करना होता है। इसमें बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनी
और म्यूचुअल फंड जैसे मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कवर किया जाता है। सर ये रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल सब कमेटी के इनपुट्स के साथ प्रिपेयर की जाती है। अगर लेटेस्ट दिसंबर 2025 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात करें तो इसने काफ़ी पॉजिटिव पिक्चर दिखाई है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक का ग्रॉस एनपीए रेशियो घटकर 2.2% आ गया है, जो मल्टी डिकेडल लो पर है। साथ ही नेट एनपीए रेशियो भी 0.5% पर है, जो एक रिकॉर्ड लो लेवल है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, 17.2%, और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 131.7% पर है, जो हेल्दी लिक्विडिटी कंडीशन को इंडिकेट करता है। लेकिन सर रिपोर्ट ने कुछ फ्यूचर कंसर्न्स भी हाईलाइट किए हैं, जैसे राइजिंग अनसिक्योर्ड लेंडिंग, फिनटेक रिलेटेड रिस्क और फॉरेन स्टेबल कॉइन थ्रेट। सर्कल बेस्ड ऑफिसर मेरे लिए ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये मुझे बेटर क्रेडिट डिसीजन लेने और इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच फॉलो करने में गाइड करेगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द पीसीए फ्रेमवर्क इज एन इम्पॉर्टेंट सुपरवाइजरी टूल। कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट इट इज एंड टेल अस अबाउट एनी रीसेंट डेवलपमेंट रिलेटेड टू इट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क आरबीआई के द्वारा 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मेन पर्पस एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करना है, ताकि अगर किसी बैंक में फाइनेंशियल स्ट्रेस दिखना शुरू हो तो आरबीआई टाइम पर इंटरवीन कर सके। सर अगर कोई बैंक कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर की प्रेस्क्राइब लिमिट को भी रीच करता है तो उस बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर रखा जा सकता है। ये मेनली 3 पैरामीटर पर बेस्ड होता है, कैपिटल एडिक्वेसी, असेट क्वालिटी और लेवरेज। उसके बाद आरबीआई कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है, जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर रेस्ट्रिक्शन, ब्रांच एक्सपेंशन को कंट्रोल करना और रिस्की लैंडिंग एक्टिविटीज को लिमिट करना। इसका ऑब्जेक्टिव पनिशमेंट देना नहीं होता, बल्कि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करना होता है। सर अगर रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो 2021 में आरबीआई ने पीसीए फ्रेमवर्क को रिवाइज किया था, जहां प्रॉफिटेबिलिटी को रिमूव करके लेवरेज को एक की पैरामीटर बना दिया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि 1 अप्रैल 2025 से आरबीआई ने पीसीए फ्रेमवर्क को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के टायर 2, टायर 3 और टायर 4 कैटेगरीज का भी एक्सटेंड कर दिया है। इसके अलावा अक्टूबर 2024 से गवर्नमेंट एनबीएफसीज को भी पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर इंक्लूड किया गया है। सर करंटली कोई मेजर शेड्यूल कमर्शियल बैंक पीसीए के अंदर नहीं है, जो ये इंडिकेट करता है कि इंडिया के बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म और सुपरवाइजरी मेजर काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों जैसा मैंने बताया था, मैं कुछ प्लेलिस्ट सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले आप ये प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा। जितनी भी एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिलेटेड वीडियोस आएंगी वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों ये आप शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट इसको भी सेव कर लीजिएगा। इन शॉर्ट वीडियोस में मैं वो न्यूज़ कवर कर रहा हूँ जो एसबीआई से रिलेटेड है, जो आपके एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और हो सकता है आपसे इनमें से कुछ न्यूज़ पूछे भी जाएँ इंटरव्यू में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म्स आते हैं बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये शॉर्ट वीडियो बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म की बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इन वीडियो को देखिएगा। इनमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे आपको एक इफेक्टिव आंसर पैनल के सामने देना चाहिए, जिससे आपको इंटरव्यू में एक अलग ही एज मिले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी हो या सजेशन हो, या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।